बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ़ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, MCQs पेपर में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट की लॉजिक रीज़न बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे और आपके SLO बेस पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप काबिल हो जाएं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन, कि एस्टिमेशन होती क्या है, फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि क्या चीज़ एस्टिमेशन में आती है और क्या चीज़ एस्टिमेशन नहीं है, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन की, जो कि एज अ शार्ट क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। एस्टिमेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ लेंथ की, एस्टिमेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम की फ्रॉम द लेंथ, एंड एस्टिमेशन ऑफ मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी की। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ एस्टिमेशन निकला है एस्टिमेट से। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगाना। ठीक है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किए बिना आप उसकी वैल्यू को जो गैस करते हो, ये एस्टिमेट कहलाता है। इस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हो और लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। बच्चे हैं, वो रिसेस में जाते हैं, जैसे उनको ब्रेक होती है। ठीक है, 30 मिनट्स की ब्रेक है उनकी, सही है। अब घड़ी उनके पास नहीं होती, वो खेल रहे हैं। उनको खेलते खेलते ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा आधा टाइम गुजर चुका है और आधा टाइम हमारा बाकी है। उन्होंने बिना टाइम देखे, यानी टाइम को मेजर किए बिना ही उन्होंने एस्टिमेट लगा लिया कि हमारा आधा टाइम बाकी है। इसमें वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट डे पे उन्होंने क्रिकेट खेला था। ठीक है, 3 ओवर्स का गेम था। 3 ओवर एक टीम ने खेला, 3 ओवर दूसरी टीम ने खेला। मैच कंप्लीट हुआ, साथ ही ब्रेक ओवर। अब अगले दिन अगर एक टीम की बारी मुकम्मल हुई है, 3 ओवर उन्होंने खेल लिए, तो स्टूडेंट अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेट कर लेगा कि हमारी रिसेस का, हमारी ब्रेक का आधा टाइम गुजर चुका। तो प्यारे बच्चों, टाइम क्या है? एक फिज़िकल क्वांटिटी है। क्या उसको हमने किसी स्टॉप वॉच से मेजर किया है? नहीं, उसका एस्टिमेट लगाया हमने, अंदाज़ा लगाया। किस तरह लगाया? अपने पुराने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये होती है एस्टिमेशन। कितनी आसान है। ठीक है, अच्छा जी, हम आगे चल के मज़ीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आपने पेपर में जब इसको लिखना है तो हेडिंग लगाएंगे जी एस्टिमेशन की, और बताएंगे एन एस्टिमेशन इज़ अ रफ एजुकेटेड गेस। ये असल में क्या है? अंदाज़ा होता है, गेस होता है, बट एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस का मतलब क्या है, बताऊँगा आगे चल के। टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी बाय यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंसिस एंड साउंड फिजिकल रीजनिंग। फिजिकल रीजनिंग और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को जो आप गेस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। अगर ये मुश्किल लगती है तो एक नीचे बहुत आसान डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। इट इज़ एबिलिटी टू गेस द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। मेजरमेंट किए बिना आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो अमाउंट को गेस करते हो ना, उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल मेजरमेंट आपने नहीं की और उसकी वैल्यू को जो आप गैस करते हो ना, उसे हम बोलते हैं क्या? एस्टिमेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही आपने अंदाज़ा नहीं लगा देना। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, आप बता दें, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूंगा 3, 5, 7, 8। ये एस्टिमेशन नहीं होती। ठीक है, एस्टिमेशन एक जो है वो हमारे पास बिल्कुल एजुकेटेड गैस होता है। अब एजुकेटेड गैस की टर्म आपने याद रखनी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। ठीक है, देखिए, हमें एक गार्डन में ले जाया गया है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, हमने उन फूलों को गिनना है। बहुत बड़ा गार्डन है,
उसमें आप ये मान लीजिए कि 10 जो है वो रोज़ हैं जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, 10 रो हैं, एक रो के अंदर तकरीबन कोई 100 प्लांट लगा हुआ है, सही है। और हमने उसके ऊपर जो फ्लावर हैं, एक रो के ऊपर जितने भी प्लांट थे हमने फ्लावर काउंट किए और वो बन गया हमारे पास 200, ठीक है। एक रो के अंदर जो है वो हमारे पास 200 फ्लावर लगे हुए हैं। अब हम बाकी सारे जो है वो फ्लावर गिनने की बजाय अपनी एक लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये टोटल हैं 10 रोज़, एक रोज़ में जो प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हैं वो हैं हमारे पास 200, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो ये 10 रोज़ हैं, तो हर रो के अंदर 200 200 200, तो ये टोटल फ्लावर बन जाएंगे 2000, ठीक है, क्योंकि एक रो में है 200, ठीक है। तो 10 रोज़ में कितनी होगी हमारे पास 2000। तो आपने यहाँ पे सारे फ्लावर्स को कैलकुलेट नहीं किया, आपने एक एस्टिमेट लगाया, एक अंदाज़ा लगाया कि अगर एक रो में इतने हो सकते हैं तो फिर 10 रो में इतने होंगे। ये होता है एजुकेटेड गैस, ऐसे तुक्का नहीं लगा देना हमने, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने रीजनिंग का इस्तेमाल भी किया, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक एजुकेटेड गैस लगाया। ये होती है बच्चों हमारे पास एस्टिमेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे लेंथ के हवाले से, सही है। वो एग्जांपल क्या है जी, आपको ना कपड़ा दिया गया है, सही है, आप कपड़ा ख़रीद के लाए हैं मार्केट से अपने सूट बनाने के लिए। अब आपने इसको चेक करना है कि क्या इसने मुझे पूरा कपड़ा दिया है कि नहीं, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, सही है। तो आपके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं, अगर आप चाहें भी तो आप घर में नहीं मेजरमेंट कर सकते इसकी। तो फिर क्या करते हो, आप एक अंदाज़ा लगाते हो, एक एस्टिमेट लगाते हो। कैसे मेजर करते हो, आपको ये पता है कि भाई ये जो आपका राइट हैंड है ना, इसकी इस फिंगर टिप से लेकर शोल्डर, जो लेफ्ट शोल्डर है यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। अब क्योंकि कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, तो हम एक एवरेज बंदे की बात कर रहे हैं, सही है। तो उसके ये हाथ की जो ये टिप है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना, ये तकरीबन 1 मीटर के बराबर होती है। हमने कपड़ा लिया, ऐसे नापा 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ये तो पूरा 4 मीटर है, ठीक है। अब आपने उस कपड़े की लेंथ एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की, आपने उसका एस्टिमेट लगाया, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। बात समझ गए। पेपर में आपने कैसे लिखना है, 2-3 एग्जांपल मैंने दे दिए आपको, या आप दे सकते हैं जैसे मैंने टाइम की एग्जांपल दी है, इसको हम एस्टिमेशन ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी में से वो चीज़ पूछे, वो पूछ सकता है व्हाट इज़ एस्टिमेशन ऑफ टाइम, तो वो जो आपको मैंने ब्रेक वाली एग्जाम्पल दी आप वो उसमें दे सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ लेंथ में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आप उसमें ये बताएंगे एग्जाम्पल में 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ फ्रॉम राइट शोल्डर टू द लेफ्ट हैंड फिंगर। वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो कपड़े की लंबाई का अंदाज़ा लगाने के लिए हम इस तरह से हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर और राइट हैंड की जो टिप है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म जो है मैंने हेडिंग के साथ लिखी है, नॉट एस्टिमेशन। क्या चीज़ एस्टिमेशन में नहीं आती, मैंने आपको बताया बच्चों, एस्टिमेशन में ना ये हमारे पास एक एजुकेटेड गैस होता है। ऐसे ही तुक्का नहीं लगा देना आपने कि कुछ भी कह दिया आपने, मैं पूछूँ जिस गार्डन में कितने फ्लावर, आपने ऐसे अंदाजन बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं, ये एक एजुकेटेड गैस होता है, ठीक है, जो बाकायदा लॉजिक रीज़न के साथ दिया रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसे ही रफ़ वैल्यू, मतलब रफ़ सा अंदाज़ा लगा के ऐसे ही दे देंगे बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई रीज़न के, तो वो आपकी एस्टिमेशन में नहीं आएगी। इट इज़ नॉट टू गेस अ नंबर रैंडमली, ऐसे ही कोई नंबर नहीं बोल देना आपने और कहीं कि जी मैंने ऐसे बोल दिया तो ये हमारे पास क्या है जी, ये एस्टिमेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये एजुकेटेड गैस होता है। एजुकेटेड गैस क्या होता है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें भी एस्टिमेशन नहीं हो सकती। जैसे मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पर कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, USA की 50 स्टेट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, इसमें भी कोई एस्टिमेशन नहीं होती। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। प्यारे बच्चों, ये आपको पेपर में पूछी जा सकती है। देखो कोई भी काम करते हैं इसकी कोई ना कोई फ़ायदा होता है, कोई बेनिफिट होता है, कोई अहमियत होती है, तो हम वो काम करते हैं ना, हम ये एस्टिमेशन क्यों करते हैं, ठीक है। अब मैंने पॉइंट्स की सूरत में ये चीज़ें लिखी हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, जो SLO बेस पेपर में आते हैं, उसमें पूछी जा सकती हैं, इसलिए नोट कीजिएगा इनको लाजमी से। ओके जी, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इसके इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएंगे। नंबर 1, वी यूज़ इट टू चेक द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। अब ये कैसे,
देखो, आपने एक ऐप बनाया, ठीक है, वो ऐप आपने ऐसा बनाया कि आप जब मूव करेंगे, चलेंगे, तो वो काउंट करेगा कि भाई इस बंदे ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अच्छा, अब आप उसको ट्राई करते हैं कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। आप चलते हो, ठीक है, थोड़ी देर रनिंग करते हो, तकरीबन आपको अंदाज़ा होता है अपने पुराने एक्सपीरियंसिस से कि भाई 1 मीटर की लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर की जो लेंथ है वो कितनी होती है, या 1 मीटर की लेंथ कितनी होती है। अब आप 1 किलोमीटर तक चलते हो और उसको साथ आपने ऑन किया हुआ है। जब वहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदाज़न चलने के बाद आपने चेक किया कि कितना यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है, वहाँ पे लिखा हुआ था 5 किलोमीटर, तो आप फ़ौरन परेशान हो जाएंगे, यार ये कैसे हो सकता है, अभी तो हार्डली ये तकरीबन 1 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर शो कर रहा है, मतलब ये एक्यूरेसी से मेजरमेंट नहीं कर रहा। ऐसे कपड़े की एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है, कपड़ा जो लेकर आए थे आप, उसने दुकानदार ने बोला आपको भाई ये 4 मीटर है, जब आपने देखा तो वो 3 मीटर था। अब या तो उसका वो इंस्ट्रूमेंट गलत है या फिर उसने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आपने कोई लेंथ मेजर की है, इंस्ट्रूमेंट ने आपको वो लेंथ बता दी, अब आप खुद अपनी सेंसेस का इस्तेमाल भी तो करोगे ना कि भाई क्या वाकई ये जितनी लेंथ बता रहा है इतनी ही लेंथ है इसकी, ठीक है ना। जैसे इस मार्केट की मैं अगर लेंथ मेजर करता हूँ इंचज़ में, मुझे रीडिंग जो है वो मिल रही है जी ये 10 इंचज़ की, तो ये मेरा अपना जो है वो दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसकी एक एस्टिमेट लगाई हुई है, इसकी जो लेंथ है इंचज़ में तकरीबन 6 इंच के करीब होगी। अब अगर मुझे वो 10 बताएगा तो मैं बोलूँगा भाई तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट गलत है, ठीक है। तो ये हमारा इस पॉइंट का मतलब था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप जो है वो चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद वी कैन सेलेक्ट अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। देखो 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 मेरे बच्चों, आपने कोई मेजरमेंट करनी है तो उस मेजरमेंट के मुताबिक ही आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो, है ना। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई जैसे वर्नियर कैलिपर है, आपके पास स्क्रू गेज है, आपके पास मीटर रूल है, वो आप कब कब यूज़ करते हो, जब आपको अंदाज़ा होता है कि ये लेंथ तकरीबन इस रेंज के अंदर होगी। अगर कोई लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल ये हेयर है, हेयर का डायमीटर आपने निकालना है, वर्नियर कैलिपर से तो नहीं निकल सकता, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। आपने कोई भी जो आपके पास नीडल है, कोई पिन है, उसका डायमीटर निकालना है, आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ मेजर करनी है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, किसका, वर्नियर कैलिपर का। तो जब आपको एक एस्टिमेट, एक अंदाज़ा होगा कि भाई इस चीज़ की जो लेंथ है ना वो अंदाज़न इतनी है, तभी आप उससे जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो एस्टिमेशन जो है वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करती है ताकि आप एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कर सको, उसको सिलेक्ट कर सको कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए आपने ये मेजरमेंट करनी है, ठीक है। जैसे आपने अंदाज़ा लगाया कि इस बॉडी की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर से कम होगी, ये नहीं पता कितनी होगी, बट इतना पता है 1 मिलीमीटर से कम होगी, आप फ़ौरन समझ जाओगे मैं यहाँ पे मीटर रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर से कम लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे, वर्नियर कैलिपर का या स्क्रू गेज का, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट वी यूज़ एस्टिमेशन व्हेन द मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हर जगह पे मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं भी होती, जैसे सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्टेंस कह लें, आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं यहाँ से जाके वहाँ तक, नहीं, आपने उसको एस्टिमेट किया, आपको ये पता है कि लाइट वहाँ से यहाँ तक आती है 8 मिनट 20 सेकंड में, उसकी वेलोसिटी इतनी है, इतने टाइम में यहाँ पे आती है, तो आपने एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसका S=VT का आपने फार्मूला लगाया जो क्लास 9th में आपने सीखा था, और उसके थ्रू आपने वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप जो है वो फिजिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हो, एस्टिमेट लगाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर फिर एस्टिमेशन का काम आता है। और इसके अलावा इट सेव्स द एफर्ट्स एंड टाइम। जैसे मैंने आपको बोला गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हर एक को गिनना बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हो, आप ये करते हो, एक रो को सिलेक्ट कर लिया और उसमें काउंट कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि 10 रोज़ हैं इसके साथ इसी तरह की, ठीक है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल गैस कर लेते हो, एस्टिमेट कर लेते हो कि इसके अंदर तकरीबन इतने हमारे पास फ्लावर मौजूद हैं, ठीक है। आपका टाइम भी सेव हुआ, सही है, और इसके साथ साथ आपको जो है वो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा जो सर्वे किए जाते हैं, ठीक है, कोई पार्टी, कौन सी पार्टी पॉपुलर है, कौन सा ग्रुप पॉपुलर है, ठीक है, स्कूल के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं छोटे मोटे, तो उसको चेक करने के लिए फिर क्या किया जाता है, छोटे छोटे सर्वे किए जाते हैं, ठीक है। आप सर्वे में आपको जितनी पॉपुलेशन सारी तो नहीं उसमें इन्वॉल्व की जाती, उसमें कुछ रीजन लिया जाता है, उसके ऊपर वो टेस्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ जगह से
सही है। फिर उसकी बेस के ऊपर पूरे इलाके के जो रिजल्ट्स है वो निकाले जाते हैं। सही है ना। आप हर एक बंदे से राय नहीं ले सकते भाई आप जो है वो मतलब कि किस ग्रुप के साथ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सैंपल सेलेक्ट करते हैं, फिर उन सैंपल्स के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं और फिर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये भी एस्टिमेशन होता है, ठीक है क्या। ओके बच्चों, तो हमने सीख लिया इंपॉर्टेंस क्या है जी एस्टिमेशन की। फिर हम आ जाते हैं जी एस्टिमेशन स्ट्रेटजीज़ पर, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। एस्टिमेशन स्ट्रेटजीज़ ये होती हैं कि भाई अगर कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को आपने मेजर करना है, ठीक है, तो आप उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ये कर सकते हो काम, या फिर आप बहुत छोटे को जोड़कर बड़ी लेंथ बना के उससे जो है वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। दो स्ट्रेटजीज, बड़े को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, छोटे को जोड़ के बड़े बड़े पीसेस बना के फिर भी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, पहले मैंने यहाँ पे जो लिखा वो बताता हूँ। ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू द स्मॉलर थिंग्स आर एग्रीगेटिंग स्मॉलर इनटू द बिगर थिंग्स। ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, छोटों को जोड़ के बड़ा बना लो या बड़ों को तोड़ के छोटा बना लो। ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेशन के लिए, ठीक है ना। अब हम पहले बात कर लेते हैं जी एग्जांपल नंबर 1 की, जिसमें हम बड़ी चीज़ को तोड़कर छोटा करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम जो है वो एस्टिमेट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो उसमें आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई उसमें कहा गया कि जी आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग की जो है वो आपने लेंथ मालूम करनी है, तो आप कैसे एस्टिमेट करोगे। आप पहले देखते हो जी ये बिल्डिंग जो है वो हमारे पास कितने इसके वो फ्लोर्स हैं। लेट्स सपोज 10 फ्लोर्स हैं उसके, ठीक है। अच्छा, अब उसके 10 फ्लोर्स हैं, फिर आप ये देखेंगे कि एक फ्लोर की हाइट कितनी है। आपके पास तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे आप मेजर करेंगे। अगेन आप यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। आप ये सोचेंगे कि अगर एक बंदे को खड़ा किया जाए ऐसे और उसके कंधों के ऊपर दूसरे बंदे को खड़ा किया जाए तो क्या ये हमारी लेंथ पूरी हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब एक बंदे की जो हाइट है वो कितनी है? एवरेज जो होती है वो 6 फीट होती है, ठीक है। अब दूसरे की हाइट वो भी 6 फुट, 6 और 6 12। पता चला कि एक फ्लोर की जो हाइट है वो तकरीबन जो है वो हमारे पास 12 फीट है, ठीक है। अब ऐसे 10 फ्लोर हैं, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो 120 फुट, ठीक है। तो आपने उसकी हाइट का एस्टिमेट लगा लिया। अब ये एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट से थोड़ी करीब होती है, ठीक है। ये होता है हमारा एजुकेटेड गैस। और इस तरह से हमने एक बड़ी बिल्डिंग को जो है वो गैस कर लिया। स्ट्रेटजी क्या थी? बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, एक एक फ्लोर को, फिर एक फ्लोर के एस्टिमेट किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके पूरी बिल्डिंग की लेंथ हमने निकाल ली। इसी तरह जो आपके पास दूसरी स्ट्रेटजी वो ये होती है कि आप छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर बड़ा बनाएं और फिर उसकी मेजरमेंट करें। अब अगर मैं इसमें जो एग्जांपल को लूँ वही बहुत आसान और अच्छी एग्जांपल है कि आपके पास एक पेपर है, पेपर की थिकनेस मालूम करनी है। अब आप कैसे गैस करोगे उसको कि पेपर की थिकनेस कितनी है? बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो बजाय एक पेपर की थिकनेस को चेक करने के हम उस पेपर को इकट्ठा करते जाते हैं, पूरा एक स्टैक बना लेते हैं पेपर का, पूरा एक इतना बड़ा जो है ना उसका बंडल बना लेते हैं। अब उस पूरे बंडल की जो हमारे पास लेंथ है ना वो एस्टिमेट कर लेते हैं। कैसे एस्टिमेट कर लेते हैं? देखो इतना बड़ा हमारे पास वो बंडल बन गया, इतनी उसकी थिकनेस होगी बंडल की। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो हमारी फिंगर है ना, फिंगर, ठीक है ना, इस फिंगर की जो 3 पार्ट है, 1, 2 और ये 3, ये अप्रोक्सीमेटली ना 1 इंच के बराबर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके मुताबिक हमने इसको जो है वो 1 यूनिट माना और इसके मुताबिक जो है ना वो हमने अंदाज़ा लगाया कि इसकी जो थिकनेस है, जो विड्थ है वो कितनी है, ठीक है। फर्ज कर लो कि वो हमारे पास थी तकरीबन 4 इंच। इस तरह से उस बंडल की थिकनेस कितनी थी? 4 इंच। अब हमें 4 इंच में अगर नहीं उसको मेजरमेंट को लेके चलना, हम सेंटीमीटर में लेके चल सकते हैं। 1 इंच जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो ये टोटल बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की थिकनेस आ गई है। अब आपको पता है कि ये 1000 पेजेस हैं या 2000, जितने भी हैं, 1000 कह लीजिए। अब आप क्या करोगे, इस 10 सेंटीमीटर की जो विड्थ है उसको आप डिवाइड कर दोगे 1000 पे, तो एक पेज की थिकनेस आपके पास आ जाएगी। तो आपने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई एक पेज की थिकनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, छोटे छोटे पेजेस को जोड़ के बड़ा बनाया, फिर उसकी हेल्प से आपने मेजरमेंट की, एस्टिमेशन की, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों स्ट्रेटजीज हैं। बड़ी चीज़ों को तोड़ के छोटा करके भी हम एस्टिमेशन करते हैं और छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा करके भी हम एस्टिमेशन
करते हैं। जैसे बिल्डिंग में बड़ी बिल्डिंग थी, छोटे छोटे फ्लोर्स में डिवाइड किया, एक फ्लोर की हाइट जो है वो मालूम की, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके पूरे फ्लोर की आ गई। ठीक है, इसी तरह पेज बहुत पतला था, स्मॉलर थी उसकी थिकनेस, हम उसको एस्टिमेट आसानी से नहीं कर पा रहे थे, हमने उसको छोटे छोटे को जोड़ के बड़ा किया, फिर बड़े की एक बार उसकी विड्थ निकाली और उसको टोटल नंबर ऑफ पेजेस पे डिवाइड करके एक पेज की थिकनेस का हमने एस्टिमेट लगा लिया। ठीक है बच्चों, ओके जी आगे बढ़ते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसको दोबारा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम बात करेंगे जी एस्टिमेशन ऑफ लेंथ की। अब हम लेंथ को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके लिए एज आ रूलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि 1 मीटर जो है ना हमारे पास ये लेंथ होती है, इस लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट फिंगर तक 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली, इसको आप एज अ स्केल लेके चलो और आप लेंथ मेजर कर लो। इसके अलावा एक बंदा जो रनिंग कर रहा है, उसका जो एक रनिंग स्टेप है, ये एक रनिंग जंप जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर होता है। आपने रोड की जो लेंथ है वो मालूम करनी है। आप इसी तरह से रनिंग जंप करें, 1 जंप, 2 जंप, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करते चले जाओ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप एस्टिमेट कर लेंगे कि आपका जो रोड का ये हिस्सा है वो 100 मीटर है या 200 मीटर है या 300 मीटर है। अगर आप 200 स्टेप्स मूव करते हैं, रनिंग स्टेप की बात कर रहा हूँ या रनिंग जंप की बात कर रहा हूँ, तो वो 200 मीटर होगा। अगर आप 500 रनिंग जंप की बात करते हैं तो काउंट करते हैं तो वो आपके पास 500 मीटर होगा। तो आपने क्या किया, उस लेंथ को एस्टिमेट करने के लिए आपने जो एक जंप था ना उसको इस्तेमाल किया। एक जंप 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कपड़े की एग्जांपल दी थी, उसमें आपको मैंने ये बता दिया था। तो कोई भी आप दे सकते हैं, ये भी यहाँ पर एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन एस्टिमेटिंग लेंथ रिमेंबर दैट एनीथिंग कैन बी अ रूलर। कोई भी चीज़ आपके लिए वो रूलर का यानी मेजरिंग टेप जिस तरह होती है उसका किरदार अदा कर सकती है। लेंथ ऑफ वन रनिंग जंप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। वी यूज इट टू एस्टिमेट द रोड लेंथ। इसका इस्तेमाल करते हुए हम रोड की जो लेंथ है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये होती है जी एस्टिमेशन ऑफ लेंथ। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट पे आइए जी, एस्टिमेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम द लेंथ। अब आपने एरिया को और वॉल्यूम को एस्टिमेट करना है फ्रॉम द लेंथ। ठीक है ना, लेंथ की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, आपने एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान और सिंपल है। प्यारे बच्चों देखो, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया जी, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रॉपर जो है वो एक बॉक्स की शक्ल में नहीं है, लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता है, ये इस तरह का। सही है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मैंने जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो क्या स्टेप्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। मैंने इसका वॉल्यूम एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मैं इसके करीब जो कोई स्टैंडर्ड शेप होती है ना, लाइक बॉक्स, जैसे एक बॉक्स हो गया, ये स्टैंडर्ड शेप हो गई, या फिर जैसे स्फेयर हो गया, जो इससे करीब करीब हो उसको लूँगा। तो क्योंकि स्फेयर की बजाय यहाँ पर जो है वो ये बॉक्स वाली जो है वो इससे ज़्यादा मैच करती है, तो मैं इसी तरह का ना एक बॉक्स कंसीडर कर लूँगा। ये आ गया मेरे पास एक बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा जी, इस बॉक्स की जो लीनियर डायमेंशंस है ना उसको पहले एस्टिमेट करूंगा। लीनियर मतलब इसकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी, इसकी हाइट होगी। अगर मेरे पास कोई मतलब अंदाज़ा लगाने वाली चीज़ नहीं, तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ये जो फिंगर के 3 पार्ट होते हैं, ये एक पार्ट जो है वो आपके पास 1 इंच के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो मैं इसको इस तरह करके मेजर कर सकता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, नहीं करना चाहता तो मेरी मर्जी, आप भी अपनी मर्जी से चल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी लेंथ विड्थ हाइट को मालूम कर लेना है, एस्टिमेट कर लेना है, एस्टिमेट। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद फर्ज कर लीजिए, ये हमारे पास 1 इंच हो गई, ये हमारे पास 2 इंच हो गई, और ये हमारे पास हो गई जी 3 इंच। ठीक है, तो ये आपने इसकी जो लीनियर डायमेंशंस हैं उनको एस्टिमेट कर लिया। अब आप क्या करोगे, जो बात की जाती थी ना कि भाई आपने यहाँ पे फिजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना है, मतलब आप सिंपल वे में बोलूँ ना तो जो फार्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला यहाँ पर ज्योमेट्री का इस्तेमाल होगा, वो कौन सा है जी, वो है वॉल्यूम का। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब मुझे इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट का पता चल गया, 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच है, तीनों को मल्टीप्लाई करके मैं वॉल्यूम निकाल लूँगा। बस मैंने वॉल्यूम को एस्टिमेट कर लिया। फिर सुनो, हम किस तरह से लेंथ का इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम को एस्टिमेट कर सकते हैं। देखो, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों हैं तो लेंथ ही ना। ठीक है ना, इनका इस्तेमाल करते हुए हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसको जो है वो देखो कि वो किस शेप में है।
ठीक है। फिर उससे मिलती जुलती शेप बनाओ। अगर वो इस शेप में होता, यहाँ पर कुछ इस तरह की शेप में होता, तो मैं उसको बॉक्स की बजाय यहाँ पे एक स्फीयर कंसीडर करता और फिर स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो मैं कैलकुलेट करता। फिर वहाँ पर मैं क्या करता कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायमीटर है ना, डायमीटर, यहाँ पर मैं डायमीटर कैलकुलेट करता उसका, ठीक है। फिर डायमीटर को वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करता और इसका जो है वो वॉल्यूम में कैलकुलेट कर लेता। आई थिंक 4/3πr³ होता है, ठीक है। तो वो फार्मूले के अंदर आप इसकी आर की वैल्यू पुट करते हुए आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो अब याद रखो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं वॉल्यूम और एरिया को फ्रॉम द लेंथ, उसमें जो भी आपके पास बॉडी है, ठीक है, लाइक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम एस्टिमेट करना है। उसके करीब करीब शेप जो है ना, जो स्टैंडर्ड शेप होती है, लाइक आपके पास बॉक्स हो गया, स्फीयर हो गया, वो कंसीडर करो। मैंने कंसीडर कर ली। उसके बाद उसकी लीनियर डायमेंशन एस्टिमेट करो। लेंथ विड्थ हाइट को लीनियर डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। वो आपने ये फिंगर की हेल्प से आपने एस्टिमेट कर लिया कि ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच है, ठीक है। और उसके बाद आपने वॉल्यूम का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उसके वॉल्यूम को एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह एरिया निकालना है तो एरिया में भी आपके पास अगर कोई इस तरह की शेप आ जाती है, ठीक है, ये अगर आपके पास कोई शेप है इस तरह की, तो ये काफ़ी मिलती जुलती है जी किसके साथ, बॉक्स के साथ, बॉक्स लाइक शेप के साथ। ये तो क्यूब है ना, ये बॉक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बॉक्स है, इसका जो है आपने फिर लेंथ और विड्थ जो है वो एस्टिमेट करनी है, ठीक है। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के फॉर्मूले में, ठीक है, तो आपको उसका जो एरिया वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया टू एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जो थोड़े से पेचीदा ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक वो आपके पास मैंने ये शो किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, ये भी थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस अ सिंपल मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ये बॉक्स, ये क्यूब, ये स्फीयर, ये सिंपल मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट है, लाइक बॉक्स आर स्फीयर। देन एस्टिमेट द लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन में लेंथ आ जाती है, विड्थ आ जाती है, हाइट आ जाती है, उसके पास रेडियस आ जाता है, ये सब लीनियर डायमेंशन है, ये लगाओ। एंड देन फाइंड द वॉल्यूम एंड एरिया बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक फार्मूला। मसला हल हो गया आपका, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट ये, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए तो आप लीनियर डायमेंशन मालूम कर सकते हैं, अगर आपको एरिया दिया जाए तो लीनियर डायमेंशन भी आप मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आपको एरिया का एस्टिमेट हो या वॉल्यूम का एस्टिमेट हो तो आप लीनियर डायमेंशंस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी इसका रिवर्स पॉसिबल है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाए जी लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पहले तो आपको यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। आपने मास को एस्टिमेट करना है, लेकिन किस चीज़ से? आपने उसको वॉल्यूम से और डेंसिटी से उसको मास को कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर आपको भूल जाए या मुश्किल लगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये क्या है हमारे पास? ये है दिल को किससे शो करते हैं जी? हम डी से। डेंसिटी किससे आती है? वो भी डी से होती है। तो भाई दिल को लगा तीर, ये लगा तीर दिल को, ठीक है। दिल दो टुकड़े हो गया और ये हमारे पास एक टुकड़ा दिल का और ये दूसरा टुकड़ा। तो ये डेंसिटी ऊपर एम मास, ये डिवाइड और ये वॉल्यूम। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो डेंसिटी होती है हमारे पास, ठीक है, उसको हम रो के सैंपल से शो करते हैं। रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। उस दिल वाली एग्जांपल से आपने याद रखना, कभी भूलना नहीं है। अब अगर मैं मास की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मास इक्वल टू होता है मेरे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मास आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने मास को कैलकुलेट करना है किन चीज़ों से? किससे? वॉल्यूम से और डेंसिटी से। तो इन दोनों को एस्टिमेट करने के बाद मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और उससे मुझे मास मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ ये तो मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ कि कोई भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जो भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसको बॉक्स या आपके पास जो स्फीयर है उससे बदलें, फिर उसकी लीनियर डायमेंशंस पर आएँ और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। टू एस्टिमेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन हेल्प first to estimate its volume and then to estimate its mass from estimate of its average density। यानी अगर पहले आप एक ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाहते हो तो पहले इसका वॉल्यूम एस्टिमेट करो, फिर उसकी डेंसिटी एस्टिमेट करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जो मास है उसको एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। अब वॉल्यूम एस्टिमेट करने का तरीका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक हो गया। अभी हमने ये डिस्कस किया कि आपने ऑब्जेक्ट के जो भी उसकी शेप है उसी से रेलिवेंट आपने बॉक्स या स्फीयर बना लेना है, फिर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। तो वो उसकी एस्टिमेटेड वॉल्यूम या एस्टिमेटेड जो है उसका
एरिया हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम ही लेंगे। फिर दूसरी बात, हमने उसकी डेंसिटी को भी एस्टिमेट करना है। अब डेंसिटी को कैसे एस्टिमेट किया जाए, ठीक है, उसमें हम अपने प्रायर जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, कुछ जो वैल्यूज़ याद रखी होंगी उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें पता होगा कि भाई वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, और इसके अलावा हमारे पास जो सबसे जो डेंस ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी भी हैं। रिमेंबर दैट डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड द सॉलिड कौन सा सॉलिड, जो डेंस जो हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंस सॉलिड होता है उसकी कितनी होती है 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब आपने अपने जहन से एक सवाल करना है कि जो भी आपका मटेरियल है क्या ये एयर में फ्लोट कर सकता है। अगर वो एयर में फ्लोट कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी या तो एयर की डेंसिटी के बराबर है या फिर उससे कम है। ठीक है, अच्छा, अगर वो एयर में फ्लोट नहीं कर सकता, वो वाटर में फ्लोट कर सकता है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि इसकी डेंसिटी जो है ना वो वाटर के या इक्वल होगी या वाटर से थोड़ी कम डेंसिटी होगी इसकी। ठीक है, इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी जो है ना वो होती है हमारे पास 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है ना वो इसकी डेंसिटी से करीब करीब होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी फिर एयर की डेंसिटी के करीब करीब होगी। बात समझ गए? ओके, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो गेस कर सकते। और सिंपल बोलूं तो पहले वॉल्यूम को एस्टिमेट करो, फिर डेंसिटी को एस्टिमेट करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मास एस्टिमेट हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। अगर आपको ये मुश्किल लग रही बुक की वर्डिंग तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं कि पहले आप जो है वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, पहले एस्टिमेट करो वॉल्यूम, फिर एस्टिमेट करो डेंसिटी, फिर वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके आप मास को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये 3 बातें लिखते हैं, आपका मसला हल हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे जी, आप मल्टीप्लाई डेंसिटी विद वॉल्यूम टू एस्टिमेट द मास। ये रहा फार्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से आप आसानी के साथ जो ऑब्जेक्ट की जो मास है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।